बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बैरोमीटर सबसे पहले, उसके बाद फिर पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक प्रेस। तो सबसे पहले मैं बैरोमीटर की बात कर रहा हूँ। देखो, बैरोमीटर जो है ना, ये आपके स्कूल वाले जो है ना, वो सबसे अच्छे से इसी टॉपिक को पढ़ाते हैं और इसको बहुत बार पूछते हैं। स्कूल टीचर ज़्यादातर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो देखिए, बैरोमीटर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं बहुत लंबी, बहुत मतलब लगभग 1 मीटर के आसपास ले लो, 90 सेंटीमीटर ले लो, 80 सेंटीमीटर ले लो, लेकिन 76 सेंटीमीटर का मस्ट है। तो आप इतनी बड़ी ट्यूब ले लीजिए, इसको मर्क्यूरी से फुल भर दीजिए। किससे? मर्क्यूरी से फुल भर दीजिएगा ऊपर तक। मर्क्यूरी से ऊपर तक भर दीजिए। आपने क्या किया, ट्यूब लिया है, ट्यूब ऐसा लिया है जो 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हो, उसको आपने मर्क्यूरी से ऊपर तक फुल भर दिया है। देयर इज नो एयर बबल, मीन्स द ट्यूब हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड बाय द मर्क्यूरी अप टू द utmost level so that not a single air drop may be trapped there, right? तो हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में हम मर्क्यूरी भर देते हैं। फिर इस ट्यूब को हम यहाँ लेकर के आते हैं। मान लो कंटेनर में इतना ही है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब क्या होता है कि हम इस ट्यूब को एकदम से पैक करके, ऊपर से कंप्लीट पैकिंग करके, उल्टा करके इस कंटेनर में लेकर के आते हैं। तो देखिए क्या सीन बनता है, ध्यान दो। ये आपका ट्यूब है, हम इसको यहाँ ला करके पैकिंग खोल रहे हैं। इसकी यहाँ से लाके इसकी पैकिंग खोल दे रहे हैं, करेक्ट? हाँ, तो यहाँ से पैकिंग खोल दी। अब क्या होता है कि जैसे ही आप इसकी पैकिंग खोलते हो तो ये ऊपर से थोड़ा सा खाली हो जाता है, खाली यहाँ तक आ जाता है। और अमेजिंगली आप ये देखेंगे कि जो हाइट आती है ना, ये लगभग 76 सेंटीमीटर आती है अगर आप अर्थ पर हैं तो। अगर आप अर्थ पर हैं तो अब आप देखो हुआ क्या है। हमने ट्यूब को भरा, फिर ट्यूब को उल्टा किया, यहाँ पे लाके रख दिया। देयर इज नो एयर बबल इनसाइड। अब देखो यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट। यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट है। इस जगह का प्रेशर कितना है, पी नॉट। इस जगह का प्रेशर कितना है, पी नॉट। सब जगह का प्रेशर पी नॉट है। अब मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ, आप देखना जरा। पॉइंट ए इसको कहते हैं, पॉइंट बी यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जैक्ट इसी लेवल पर, इसी लेवल पर। तो ए एंड बी आर एट द सेम लेवल। ओके, ये जो खाली जगह है ना, इसे वैक्यूम, इसमें वैक्यूम है बिल्कुल, इसमें एयर तो हो ही नहीं सकता जी, बिकॉज एयर ट्रैप होने का रास्ता तो हमने बंद ही कर दिया था। अब देखो, ए एंड बी आर एट सेम लेवल। हाँ जी, सेम लेवल पर हैं ए और बी। और जब ए और बी दोनों सेम लेवल पर हैं तो नेचुरल है कि इनका प्रेशर भी सेम होगा। तो पी ए बराबर पी बी और ये बराबर है पी नॉट। अब देखिए, यहाँ पर प्रेशर 0 है, इस जगह पर प्रेशर कितना है, 0 है। वैक्यूम है ना, तो 0 प्रेशर है। अब पीबी बराबर आएगा, पीबी बराबर आएगा 0 प्लस एच रो जी बराबर पी नॉट। कुल मिलाकर के आपके पास पी नॉट आ गया एच रो जी। अगर मैं धरती माता की बात करूं तो 76 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, यहाँ से इस लेवल तक की। अपने आप आती है, अपने आप आती है। आप अपने घर पर करिए इस काम को। एक कंटेनर लीजिए, उसमें मर्क्यूरी भेजिए, इसमें ट्यूब में मर्क्यूरी भेजिए, उल्टा कर दीजिए। आप देखेंगे कि अपने आप ही 76 सेंटीमीटर हाइट पर आकर के वो रुक जाता है। तो 76 रो 13.6 एंड जी 980, ये सब सीजीएस में आएगा, है ना। अगर आप मान लो इसको एमकेएस में लिखना चाहते हैं तो ये देखो, मैं यहाँ पे एमकेएस में लिख देता हूँ। ये सब सीजीएस यूनिट्स है, ऑल आर सीजीएस यूनिट्स। मैं एमकेएस में लिख रहा हूँ 0.76 मीटर, 13.6 इंटू 10⁻³ और ये है 9.8। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम अराउंड दिस 5 पास्कल। ये आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमने एक ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी भरा, एक कंटेनर लिया, मर्क्यूरी को, वो ट्यूब को उल्टा किया, उसके अंदर रखा, खोल दिया, उसको खोल दिया तो नीचे से लाके
सवाल ये उठता है कि नीचे गिरा क्यों? ये नीचे इसलिए गिरा कि भैया यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है इस जगह पर, और ये जो प्रेशर है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर है। यानी ये कितना होल्ड कर सकता था इसको? 76 सेंटीमीटर ही होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ तो जीरो प्रेशर है, वैक्यूम है तो जीरो प्रेशर है, ये बात है। चलिए अब हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ की। तो आप पास्कल्स लॉ की बात करें, फिर हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करेंगे। तो चलिए जी, पास्कल्स लॉ देखिए, ये बहुत ही सिंपल लॉ है, बहुत ही सिंपल लॉ है। क्या है सिंपल लॉ? इन a liquid or fluid, in a liquid or fluid, if pressure in any part, if pressure in any part, in any part of liquid, pressure in any part of liquid, any part of liquid or fluid, any part of fluid is changed, ध्यान दीजिए, in a fluid or liquid, if pressure in any part of fluid is changed, then ध्यान दीजिए, in a liquid or fluid, if pressure in any part of fluid is changed, then in a liquid or fluid, if pressure in any part of fluid is changed, then this change in pressure, this change in pressure is transmitted to the entire fluid, entire fluid volume, undiminished means if we want to change, the pressure of any fluid, that means if you want to change the pressure of any fluid, then simply change the pressure in any part of the fluid, any part of the fluid. Same change will be everywhere, where throughout the fluid, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे फ्लूइड में वो चेंज आ जाएंगे अपने आप। तो देखिए, हम अब बात करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर ही, हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस अब ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है? बेसिकली पास्कल्स के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल। कैसे होती है मैं बताता हूं। थोड़ा सा चेंज हम करेंगे प्रेशर में कहीं पर, और यू विल फाइंड द सेम चेंज इन द प्रेशर इन एंटायर फ्लूइड, है ना। तो देखिए क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस का कंसेप्ट बना रहा हूँ, मतलब डायग्राम बना रहा हूँ सिमेट्रिक। ये बहुत पतली, मतलब स्ट्रॉन्ग और बड़ी मजबूत जो है ना एक ट्यूब है ना? फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। तो
यहाँ एक पिस्टन है ना, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। ये पिस्टन है, यहाँ पर इसका एक कनेक्शन होता है, राइट, जो कि बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, राइट। ये यहाँ पे पैडल है, ओके। यहाँ फ्लूइड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड कोई भी मतलब इमिसिबल और वो सॉरी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा रहता है, जिसको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। हाँ, ये लिक्विड यहाँ भरा रहता है, बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, फुल लिक्विड फुल लिक्विड फुल लिक्विड भरा रहता है, करेक्ट। यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहता है, बड़ा पिस्टन होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, 100 टाइम्स या 200 टाइम्स या 300 टाइम्स या 10,000 टाइम्स होता है, इतना बड़ा मतलब कि ये होता है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू एक यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट सिस्टम लगे रहते हैं, है ना, ऐसे, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म पर हम कुछ भी खड़ा कर सकते हैं, कार, ट्रक या ट्रेन का जो है ना इंजन भी खड़ा कर सकते हैं। कार भारी चीज खड़ी कर देंगे, भारी चीज बहुत भारी। अब देखिए, अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ ऐसे ही मान लेता हूँ, सपोज है ना A1 इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने सपोज कर लिया। अब इसका एरिया लेते हैं हम, सपोज A2 इज 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे हमने सपोज किया है। होता कितना है वो तो डिपेंड करता है आपको चाहिए कितना, कितना आप दम लगाना चाहते हैं। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया है, कुछ भी फोर्स लगाया है, तो जितना प्रेशर यहाँ आएगा उतना प्रेशर यहाँ आएगा। मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेता हूँ कि आपने यहाँ फोर्स लगाया तो यहाँ भी प्रेशर आएगा, है ना, प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आएगा, इसको कह देंगे P1। यही प्रेशर यहाँ भी आएगा, ये तो पक्का मान के चलो कि P2 बराबर P1 आएगा। क्यों? क्योंकि पास्कल्स लॉ यही स्टेट करता है। व्हाट पास्कल्स लॉ स्टेट्स? पास्कल्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ एनी काइंड ऑफ द चेंज इन प्रेशर is taking place in a part of liquid, then entire liquid have the same change in pressure everywhere throughout the volume, पूरे वॉल्यूम में सेम प्रेशर चेंज आएगा। इसका मतलब P2 बराबर P1 आएगा। अब मैं कहूँगा P2 बराबर P1, इसका मतलब P2 बराबर P1 का मतलब हुआ F2 अपॉन A2, F2 अपॉन A2 इक्वल टू F1 अपॉन A1, है ना। अब देखिए आप, तो देयरफॉर F2 कितना हुआ, F2 हुआ है F1 इंटू A2 अपॉन A1। ये A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, देयरफॉर F2 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। इसका मतलब ये हुआ एक बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा करके आप बहुत बड़े फोर्स को उठा दे रहे हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज आपको मैं आज डिफाइन करता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज एक बहुत बड़ा टर्म है, मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मतलब होता है आउटपुट रिजल्ट अपॉन इनपुट ट्राई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं इसको, कि आपने ट्राई किया है 10 न्यूटन का और रिजल्ट आ रहा है 1,00,000 न्यूटन का, तो बहुत मजेदार बात है। और ये मैं बताऊँ, हमारी लाइफ में हम रोज रोज काम में लेते हैं। आप देखिए, जहाँ आप उसको गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रेस होती है, उसको वो लिफ्ट कर देते हैं ऊपर तक, तो गाड़ी ऊपर उठ जाती है। गाड़ी ऊपर जाती है, क्या बड़ा सिंपल सा सिस्टम होता है, उसके अंदर ही अंदर सिस्टम होता है ना, कि वो जरा सा ये पेडल को खिसकाते हैं, वो उधर खिसक जाता है ना। तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। अब देखिए, अगर मान लो मैं टाइपिकली बात करूं यहां पर कि भैया F1 जो है मैंने 1 न्यूटन रखा, सपोज F1 इज 1 न्यूटन, व्हाट इज F2? तो देखिए मैं बताता हूं। F2 का फार्मूला आपका, सॉरी ये F2 का फार्मूला है आपका 1 न्यूटन इंटू A2 कितना है, A2 है 1 मीटर स्क्वायर, A1 है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा कैलकुलेशन करना,
1 मीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था? सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴मीटर स्क्वायर, यानी 10⁴ न्यूटन। अब देखो, एक तो आपने 1 न्यूटन लिया और 10⁴ न्यूटन आपका इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी 10,000 न्यूटन आपका इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। 10,000 न्यूटन कितना होता था? लगभग एक कार का वजन होता है 10,000 न्यूटन। तो ये जो है आपका जो है ना हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल है। अब हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल है। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा फोर्स ऑन साइड वॉल्स ऑफ है वेसल और वॉल्स ऑफ डैम। डैम के ऊपर किस तरह से फोर्स लगता है, दैट विल बी डिस्कस। हाँ जी, तो देखिए अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन वॉल्स ऑफ अ डैम और साइड वॉल्स, है ना, मतलब साइड वॉल्स ऑफ टैंक। देखिए जैसे मान लो, अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये डैम जो होता है ना, ये कुछ नहीं होता, बड़ा टैंक होता है। भाई डैम में क्या होता है, पानी भर देते हैं खूब सारा, साइड में दीवारें होती हैं, हमें उन दीवारों पर फोर्स निकालना है। इसी तरीके से जैसे आपके घर पर ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक में पानी भरते हैं, उसके अंदर भी प्रेशर होता है, तो उसकी दीवारों पर फोर्स निकालना है हमें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फोर्स ऑन दी walls of वाटर टैंक, वाटर टैंक और डैम एक ही बात है, सब दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों में लेंथ होगी, दोनों के अंदर हाइट होगी, दोनों में ही होगी। तो चलिए मैं एक जो है ना यहाँ पर टैंक बना रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक टैंक है, राइट। चलो जी, अब आप थोड़ा देखना, प्लीज लुक ऑन हियर। ऐसा सीन है, आप देखिए, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि ये जो टैंक है इसकी ये लेंथ L है, ये लेंथ L है वॉल की, और हाइट H है। तो मैं कहूंगा कि कैपिटल L इज लेंथ ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, और वेसल, और H इज हाइट, H इज हाइट। तो देखिए, है ना, कैपिटल L इज लेंथ ऑफ द वॉल एंड H इज हाइट। ये जिस वॉल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसको देखिए, हमारे कंसीडरेशन में एक ही वॉल है। कंटेनर में या टैंक में कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स होती हैं किसी भी टैंक में। अगर मान लो वो क्यूबॉइड है, या मान लो वो जो है ना पैरेललोपाइड है ना, आप समझ रहे हो। तो उसके अंदर क्या होता है, रेक्टेंगुलर अगर मान लो कंटेनर है तो उसमें 4 दीवारें होती हैं। तो एक दीवार है जिसकी लंबाई L है और हाइट H है, तो दीवार का एरिया कितना है? दीवार का एरिया है L इंटू H, राइट। अब मान लो इसमें फुल पानी भर दिया, हाँ जी, जोर से पानी भर, पानी भर दिया साहब, पूरे में भर दिया। अब आप बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये आपका एक टैंक है और टैंक की दीवार की लंबाई L है और हाइट H है। इसी तरीके से आपका जो डैम होता होगा, बड़े बड़े जो डैम बनते हैं ना, हाँ, टिहरी डैम, हाँ, और भी कोई डैम, तो जैसे डैम जो बनते हैं उनकी दीवार होती है बहुत लंबी और उस दीवार की हाइट भी होती है। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां से थोड़ा सा मैं वाई डेप्थ पर आ जाता हूं, एकदम टॉप पॉइंट से मैं वाई डेप्थ पर आ जाता हूं। तो मैं वाई डेप्थ पर आता हूं, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा एट वाई डेप्थ? वाई डेप्थ पर प्रेशर होगा, प्रेशर एट वाई डेप्थ, एट डेप्थ वाई। तो देखिए ये होगा P नॉट प्लस वाई रो जी, ये प्रेशर आएगा, P नॉट प्लस वाई रो जी प्रेशर आएगा, राइट। अच्छा, जब ये वाई पर यहाँ पे प्रेशर आ चुका है ये वाला, तो अब देखिए क्या होने वाला है। मैं कहूंगा यहाँ पर मैं ये जो दीवार है ना साहब, इस दीवार में एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ, इस दीवार का एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ, वेरी 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 वेरी
स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy होता है ना। तो कंसीडर a very small strip of dy thickness, है ना। consider a very small strip of wall of width dy थिकनेस की एक छोटी सी हमने ले ली। तो डी इज स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ वॉल दैट इज ए इंटू डी वाई, सॉरी एल इंटू डी वाई, ये स्मॉल एरिया। तो df कितना आ गया? df इज स्मॉल फोर्स, है ना। तो df इज स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। तो ये आएगा आपका प्रेशर है आपका कितना? P नॉट प्लस वाई रो जी इंटू एल डी वाई, एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। इट इज डियर स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। आप इसको कह सकते हैं ड्यू टू लिक्विड, एल ड्यू टू लिक्विड। इसको कह सकते हैं दिस फोर्स इज ड्यू टू लिक्विड, स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। यहां आप लिख दीजिए ड्यू टू लिक्विड, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये कंटेनर है ना, उसके अंदर पानी भरा है, लिक्विड भरा है। तो भैया इधर बाहर की तरफ क्या है ये बताओ? अंदर तो लिक्विड या वाटर है, कंटेनर के बाहर क्या है? कंटेनर के बाहर हवा है। तो df बिकॉज ऑफ एयर इट इज इक्वल टू P नॉट इंटू एल डी बाई, हाँ एयर का भी प्रेशर होगा। अब देखो क्या हुआ है, कुल मिलाकर के एक टैंक है, टैंक के अंदर पानी भरा है। तो पानी प्रेशर लगा रहा है अंदर से, हवा प्रेशर लगा रही है बाहर से। तो नेट फोर्स df नेट, तो नेट फोर्स ऑन स्ट्रिप, नेट फोर्स ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप। तो पता है हमने क्या किया? df बिकॉज ऑफ लिक्विड माइनस df बिकॉज ऑफ एयर, दोनों को घटा दिया तो क्या जिंदा आ गया? ये रह गया केवल वाई रो जी एल डी वाई, ये बच गया खाली, बस इतना सा बच गया। अब मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, एफ टोटल को मैं इंटीग्रेट करूंगा df, लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके h हाइट तक। हाँ जी, 0 से लेके h हाइट तक पूरी लिमिट लगेगी, है ना। तो देखिए ये क्या आएगा? रो जी एल आ गया बाहर। अब हम y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और 0 से लेके h तक आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2। ये कंप्लीट आपका फोर्स आ गया। ये पूरी दीवार पर नेट फोर्स इतना लगेगा, करेक्ट। अब देखिए पूरी दीवार का नेट फोर्स तो आपने निकाल दिया। अब मैं निकालना चाहता हूं कि इस दीवार पर टॉर्क कितना लगेगा। फोर्स जो है ना अलग अलग जगह लगेगी, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, हर जगह लगेगा फोर्स। तो सारा फोर्स मिलाकर के नेट इफेक्टिव जो है ना पॉइंट क्या आएगा वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप पूरा नोट डाउन करिए अच्छी तरह से और समझ लीजिए। और अगर कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है तो प्लीज बी रेडी इन जूम सेशन, है ना। तो देखिए अब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क ऑफ फ्लूइड ऑन दी वॉल्स, दीवार में
अब देखिए वॉल्स चाहे वो कंटेनर की हो चाहे डैम की हो किसी की भी हो जी, क्या फर्क पड़ता है ना? फोर्स तो लगना ही है ना, टॉर्क लगना ही है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। यहाँ से सेम सिचुएशन में लूंगा, तो मेरे को लगता है डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वही डायग्राम है वापस से, है ना? तो मैं देखिए डी एफ मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, डी एफ मैंने नेट फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। आप देखना जरा, मैं लिख रहा हूँ एक बार दोबारा, नेट फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। ये मैंने लिखा था रो जी, मैंने लिखा था रो जी वाई इंटू एल डी, ये लिखा था, है ना? बिल्कुल लिखा था। चलिए अब मैं इस फोर्स का जो है ना स्मॉल स्ट्रिप पर जो नेट फोर्स कर रहा था, इसका टॉर्क कैलकुलेट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम लाइन, जमीन के रेस्पेक्ट में। तो देखिए टॉर्क 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 ऑफ दिस force, torque of this force df on the small strip, on the small strip with respect to bottom line, बॉटम पॉइंट या बॉटम लाइन लिख दो, बॉटम पॉइंट और लाइन कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर वाटर के अपर लेयर से, अपर लेवल ऑफ वाटर से वाई डेप्थ है, तो भैया टोटल हाइट एच है, तो इसका मतलब बॉटम से एच माइनस वाई होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए आपका जो था ना ये एच टोटल हाइट थी, ये मैं यहां से कर बना देता हूं, एच आपकी टोटल हाइट थी, यहां पर बॉटम था, बॉटम तो जमीन पर ही होता है, यहां पर टॉप था, है? अब हमने इससे वाई डेप्थ नीचे लिया, जब वाई डेप्थ नीचे लिया तो यहां से जो रहेगा वो एच माइनस वाई रहेगा, इट इज बट नेचुरल वेरी ऑब्वियस। तो इसलिए मैं टॉर्क को लिख रहा हूं यहां पे डी टॉर्क बराबर एच माइनस वाई इंटू डी एफ, ये है असली बात। तो मैंने अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं टॉर्क का, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन एच माइनस वाई इंटू डी एफ, कहां से क्या है डी एफ, रो जी वाई एल डी वाई। अब आप चेक करेंगे, इसकी लिमिट बनाऊंगा 0 से लेके एच तक, लिमिट तो वही बनाऊंगा मैं, टॉर्क पूरा कंप्लीट कर चेक करूंगा मैं, एंटायर टॉर्क आई एम गोइंग टू डू कैलकुलेशंस, रो कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, एल कॉमन ले लो, ये सब कॉमन लीजिए। अब आप इंटीग्रेशन में जरा देखना एच वाई डी वाई आएगा ना, तो मैं जरा इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, आप देखना आई विल डू वन मिस्टेक, है ना? आप मेरी घोटाला पकड़ के बताना, वाई है ना बेटा, इसका ये वाई है तो वाई यहाँ है, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 आएगा, और 0 से लेके एच तक का ये आएगा, हाँ ये आएगा टॉर्क, ठीक है? ओके, जब आपके पास में ये टॉर्क आ गया तो एक बार जरा इस टॉर्क की पूरी कैलकुलेशन कर लेना, टॉर्क की पूरी कैलकुलेशन आएगी रो जी एल एच क्यूब अपॉन 6 आएगा शायद, है ना? एच क्यूब अपॉन 6 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपका टोटल फोर्स कैलकुलेट किया था, थोड़ा सा ध्यान देना, एफ टोटल कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो आया था मेरे को याद है रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2, ऐसा है ना? रो जी एल एच स्क्वायर आया था क्या, एच क्यूब आया था क्या, आया था ये? एच स्क्वायर ही आया था मेरा, तो इसमें फॉर्मूला चार्ट में कुछ गड़बड़ कर रखा है ना? एक बार देखेंगे जरा क्या लिख रखा है, क्या किया है। मेरा तो यही आया था, मेरे को याद है ना? ये एफ टोटल आया। अच्छा टॉर्क कितना है, टॉर्क टोटल आपका आ रखा है, सामने रखा हुआ है रो जी एल एच
क्यूब अपॉन 6 ये टॉर्क आया हुआ है। तो देखिए HENCE hence the effective point of the force on the walls of container। हाँ जी, तो पता है हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे R इफेक्टिव, इसको मैं कहूंगा टॉर्क अपॉन फोर्स। हमेशा R इफेक्टिव को टॉर्क अपॉन फोर्स कहूंगा, क्योंकि जो प्रेशर या फोर्स लग रहा है ना बहुत लंबे दीवार पर लग रहा है, बहुत बड़ी दीवार पर लग रहा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है साहब। डैम के अंदर तो दीवार की हाइट कभी कभी 100 मीटर तक होती है ना। तो ये हम इसको फिर क्या करते हैं, इफेक्टिव निकालते हैं पॉइंट, कि एक ऐसा इफेक्टिव पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो वो जो इफेक्टिव पॉइंट आता है ना, उसको मैं जरा कैलकुलेट कर रहा हूँ, रो जी एल एच क्यूब अपॉन 6 अपॉन रो जी एल एच स्क्वायर अपॉन, तो इट कम्स टू बी h/3 ये इफेक्टिव पॉइंट आएगा, है ना। तो हेंस द इफेक्टिव पॉइंट और इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव पॉइंट और इफेक्टिव हाइट at which fluid or liquid actually exert force or torque effectively, force or torque effectively is h/3। h/3 पर साहब टॉर्क इफेक्टिवली लगता है, फोर्स इफेक्टिवली लगता है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना थोड़ा सा, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता हो या आप ध्यान देते हो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, तो एक ऑब्जर्वेशन आप अपने घरों पे कर सकते हैं। आज भी कई घरों की दीवारों पर, छतों पर, कई घरों की छतों पर, बहुत सारे घरों की छतों पर जो है वो सीमेंट की टंकियाँ होती हैं पानी की, है ना। आजकल तो वैसे ये इसकी आने लग गई, किसकी, प्लास्टिक की टंकियाँ आने लग गई, प्लास्टिक की टंकियाँ आने लग गई। लेकिन प्लास्टिक की भी अगर बहुत पुरानी टंकी हो गई है और आप उसको ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा जो है ना, अगर सीमेंट वाली टंकियाँ हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस दिखाई देता है, बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है कि जो बहुत पुरानी सीमेंट की टंकियाँ हो जाती हैं, 20-20, 25-25 साल पुरानी हो जाती हैं ना, तो उनमें देखेंगे कि उन टंकियों के अंदर थोड़ा सा दरार आ जाता है। हाँ, दरार आ जाता है, और वो जो दरार की लोकेशन होती है ना, वो लगभग h/3 होती है। जैसे अगर मान लो टंकी जो है 1 मीटर ऊंची है, तो आप देखेंगे कि बॉटम से 33 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर के आसपास जो है ना दरार आ रही होगी उसके अंदर, यानी टूट फूट अगर कहीं होनी है ना तो वहीं से होनी है। हाँ, इसलिए जो डैम बनाते हैं ना इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स जब डैम बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी हाइट पर रखते हैं कि भैया ये वाली जो है ना मजबूत होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यहीं लगता है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने करी और हम बाकी चीज़ें भी करेंगे। तो मैं अभी इसके जो सेकंड लेक्चर है ना, इसका पार्ट ए आपको दे रहा हूँ, फिर पार्ट बी भी देंगे, उसमें